थर्मो पढ़ रहे हो क्या? थर्मल, थर्मल एक्सपांशन। ठीक, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली थी। क्या पढ़ा था पोटेंशियल के बारे में? हमने पढ़ा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या होती है, यू आई माइनस यू एफ इज इक्वल टू वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। अरे कुछ रिवाइज करके आए हो? पक्का रिवाइज किए हो ना? यू आई माइनस यू एफ इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यही लिखा था। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं, कैसे आगे क्वेश्चंस मिलेंगे वो देखेंगे एक एक करके। पहले बता दूं, उस दिन दो लोग इसी बैच में पकड़े गए थे ना लिखते हुए। कौन थे दोनों? दिख रहे हैं ना? हाँ, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। तो आज लिख लेना। एकदम जैसे वो नहीं होते जन्मसिद्ध अधिकार वाले, हाथ भी खड़े कर रहे हो, हाँ मैं था मैं। ये ब्लैक ही हुआ है ना? हाँ, तो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे कि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी लिखनी होती है तो इट इज यू आई यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यही होता है। अब आगे बढ़ते, तीन तरह की पोटेंशियल एनर्जी की बात की गई थी कि ग्रेविटेशनल होती है और इलास्टिक होती है, और ग्रेविटेशनल, इलास्टिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, इस चैप्टर में किसकी बात करनी है अपने को? इलास्टिक और ग्रेविटेशनल। तो पहली बात हम लोग कर लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? देखो नाम से ही पता चल रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही लिखा था हम लोगों ने। अब अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, काफी देर से क्या तुझे उधर भी दिक्कत है इधर भी दिक्कत है, चल क्या आ रहा है तेरे दिमाग में? मारूंगा अभी यही पकड़ पकड़ के। तो वर्क डन जब भी देख रहा हूं ना, कभी इसको खोद रहा है कभी उधर देख रहा है, मैं आ गया तो मैं एकदम पंखा तेरे सर पे लगा दूंगा, मैं समझ ले फिर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है? एनर्जी या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट ग्रेविटी, वो क्या हो जाएगा? चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ग्रेविटेशनल आया मतलब ग्रेविटी, और इलास्टिक आएगा मतलब स्प्रिंग वाला। कैसे चलेंगे देखो ध्यान से। मान लो मेरे पास यहां ये पॉइंट है, मान लो ए, एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है m, और मैं इसको उठा, कौन था भाई? इसको उठा के मैं B तक लेके जा रहा हूं। A से कहां लेके जाना है? A से उठा के, बस अब आवाज बंद कर लो। A से उठा करके B तक लेके जाना है।
तो वर्क डन जो है यहां मैं लिखूंगा, यहां नहीं इधर लिखता हूं, वी नो दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इसमें कंजर्वेटिव फोर्स है कौन सा? सबसे पहले फोर्स अगर मैं बनाऊंगा तब तो मुझे मिलेगा ना कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। देखो जरा नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है? mg। क्या ये mg कंजर्वेटिव फोर्स है? यस। और डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऊपर की तरफ है, तो अगर मैं वर्क डन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? mg इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180। 180 क्यों? 180 क्यों हुआ? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है? अरे बोलो। तो क्या ये बन जाएगा माइनस mgh इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। या मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूं, u फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू mgh। क्या किया मैंने? माइनस साइन को इधर भेज दिया, तो ये बन गया u फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू mgh। दिस इज द बेसिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, uf माइनस ui इज इक्वल टू mgh। अच्छा, अगर मैं यहीं पे ऐसा बोल दूं, इफ u initial is 0 and u final is u, then क्या ये बन जाएगा u is equal to mgh। तो जो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहले पढ़ते थे कि u की वैल्यू mgh होती है, वो u की वैल्यू mgh कब होने वाली है? u mgh तब होगा जब इनिशियल कहाँ हो? 0। और जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 लिखते हैं उसको अपन बोलते हैं रेफरेंस लाइन। क्या बोलते हैं? रेफरेंस लाइन। तो अगर इस पॉइंट को मैं u0 बोल रहा हूं तो ये मेरे लिए कौन सी लाइन बनेगी? रेफरेंस लाइन, या इसको एक और नाम से कई जगह दिखाते हैं, डेटम लाइन। डेटम लाइन बोलो या फिर रेफरेंस बोलो, दोनों एक ही बात है, डेटम लाइन या रेफरेंस लाइन। और रेफरेंस लाइन या डेटम लाइन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट डेटम लाइन। अब ये जो मिला ना, इससे हम एक आइडिया निकालते हैं। बार बार हम ये वर्क डन नहीं निकालते बैठेंगे, हम एक जुगाड़ निकाल लेते हैं यहां से। वो जुगाड़ क्या है? देखो, मेथड टू राइट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन से मेथड की बात हो रही है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने का मेथड। अच्छा, अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहता हूं ना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? टेक अ रेफरेंस लाइन। क्या लेना चाहिए अपने को? रेफरेंस लाइन। भाई मैं कोई भी, कहीं पर भी दुनिया में कोई भी रेफरेंस लाइन ले सकता हूं, मेरे ऊपर है। अगर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो एक बात मुझे याद रखना चाहिए कि आई नीड अ रेफरेंस लाइन। क्या चाहिए मुझे? दैट रेफरेंस लाइन में एग्जिस्ट एनीवेयर इन द यूनिवर्स। ऐसा नहीं कि यही होना चाहिए, वो कहीं पर भी रेफरेंस लाइन ले सकते हो, आपकी मर्जी है। टेक अ रेफरेंस लाइन, gravitational potential energy at this line is considered as 0। मतलब होता नहीं है 0 की वो पॉइंट पे 0। मेरे लिए अगर मैं यहां खड़े होकर ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं तो मेरे लिए ना ये रेफरेंस लाइन कितना है? 0 का। कोई नीचे खड़ा है तो उसके लिए तो हाइट है ना, तो मेरे लिए इस पॉइंट की, इस स्टेज की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। लेकिन वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपके लिए mgh है।
पॉइंट एक ही है क्या? इसी स्टेज की बात कर रहा हूं मैं, इसी स्टेज के लिए मैं अलग एनर्जी बोल रहा हूं और आप अलग बोल रहे हो। तो किस बात पे डिपेंड करता है ये कि रेफरेंस लाइन आपने कहां लिया है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, अब मैंने रेफरेंस लाइन मान लिया, रेफरेंस लाइन के ऊपर जाऊंगा तो पॉजिटिव एमजीएच होगा, नीचे गया तो नेगेटिव एमजीएच। यही याद रखेंगे हम लोग कि GPE is taken as plus MGH above the reference line and minus MGH below the reference line। अगर मैं आ गया ना पीछे, सारी सीटी कहीं और से निकलेगी। फिर लिखो, हो गया भाई लिख के। और मस्ती कांड, हाँ देखो, बैल हो रहे हो क्या? सर से मारे जा रहे हो, ऐसे बैल करते हैं, पता है ना, यहाँ पे सींग होती है उससे मारते हैं। चलो, ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुआ है। अब मस्ती बंद कर दो, पढ़ लो थोड़ी देर। अब इसमें थोड़ा और आगे चलेंगे। एक पॉइंट हमने लिखा था पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्रेम। अब उसको तो हमें यहाँ पे अपने स्टेटमेंट को प्रूव करने का टाइम आ गया है। हो गया लिख के भाई? चलो, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां है जिसका मास है m और ये जिस पॉइंट पे रखा है ये पॉइंट है A। इसको लेके जाना है अपने को B पॉइंट पे। कहां लेके जाना है? A और B के बीच का डिफरेंस h, बीच में एक और पॉइंट है x डिस्टेंस पे और ये लेवल पूरा C है, या ये पॉइंट C ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही बात है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, फाइंड UA, UB, UC। इसका मतलब क्या है? अरे वाह, क्या बात बोली है। UC देखो, मैं तुमसे ना अगर प्यार से बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा उसका फायदा मत उठाओ। Find UA, UB and UC in frame A, B and C respectively। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 है, फाइंड UB माइनस UA, UB माइनस UC, UC माइनस UA इन फ्रेम ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। ये दो सवाल आपके सामने दिख रहे हैं। क्या पूछा है? फ्रेम ए, फ्रेम बी और फ्रेम सी में आप ए, बी और सी पॉइंट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख दीजिए और डिफरेंस भी आपसे पूछा है अलग अलग फ्रेम में। ठीक है, आइए एक एक करके बात करते हैं।
बच्चों अगर मैंने फ्रेम ए की बात करी, कौन से फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं? फ्रेम ए लेने का क्या मतलब होता है? कोई भी फ्रेम लेने का मतलब उसी को रेफरेंस लाइन मान लेना। क्या मतलब होता है? उसी को क्या मान लेना? रेफरेंस लाइन। तो अगर मैं ए ले रहा हूं मतलब ए वाली लाइन को मैं क्या मान रहा हूं? अच्छा, रेफरेंस लाइन। और जिस पॉइंट को रेफरेंस लाइन मानते हो वहां पे u 0 होता है, अभी लिखवाया मैंने। अगर b पॉइंट के लिए लिखना हो तो बेटा आप रेफरेंस लाइन के ऊपर गए हो कि नीचे? कितना ऊपर? h गए हो ना b पहुंचने के लिए यार, mgh। c पॉइंट के लिए दोनों ही पॉइंट ऐसे ऊपर है। पहला सवाल। दोनों साथ में करते हुए चल रहा हूं। अच्छा, इसी फ्रेम में ub माइनस ua कितना होगा? तो इस फ्रेम में ub है mgh, ua है 0। क्या ये mgh आ गया? सेम फ्रेम में ub माइनस uc कितना आएगा? mgh माइनस mgx, या मैं बोल सकता हूं mg कॉमन ले लिया। सही बोल रहा हूं क्या? तीसरा क्या पूछा है? uc माइनस ua। तो uc कितना है? mgx माइनस 0। अभी मैंने मुझसे किस किस फ्रेम में पूछा है? ए बी। बेटा हेलो, मिलेगा समय लिखने को। ये सब जितने बैठे हैं ना सब लिखेंगे पढ़ने के बाद। तू पहले लिखेगा फिर समझेगा कुछ नहीं। तो मैंने फ्रेम ए में ए बी और सी तीनों पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी भी लिख दी है और डिफरेंस भी लिख दिया। लेकिन क्या ए में पूछा है कि ए बी और सी तीनों में? तो ए में निकाल दिया। आओ बी वाले फ्रेम में देखते हैं। एक बार बताओ, फ्रेम बी का क्या मतलब है? रेफरेंस लाइन कौन बन जाएगा? बी। मतलब ये क्या है? इसको रेफरेंस लाइन मानने की बात हो रही है। तो बताओ यू ए कितना होगा? रेफरेंस लाइन से ए पॉइंट कहाँ है? रेफरेंस लाइन के ऊपर है कि नीचे? कितना नीचे है? एच नीचे है। कितना नीचे है? एच। और नीचे लोगे तो क्या माइनस में लेते हैं? बी पॉइंट के लिए, सी पॉइंट के लिए माइनस mg x कैसे? अरे बी से यह इतना नीचे आए हो ना। बराबर है क्या? अब देख लीजिए, तो पहला पॉइंट आपने लिखा था पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम, आपको मिल गया। देखिए फ्रेम ए में पॉइंट ए की एनर्जी कितनी है? उसी पॉइंट की एनर्जी बी फ्रेम में कितनी है? माइनस mgh। क्या फ्रेम चेंज करने से एनर्जी चेंज हो रही है? तो ये तो पहला वाला पॉइंट मिल गया कि पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस बाय चेंजिंग द फ्रेम। बराबर। आओ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फ्रेम बी में ये पहला सवाल हो गया। दूसरा क्या है? ub माइनस ua। 0 माइनस ऑफ माइनस mgh कितना आया बच्चों? अरे बोलो, सब लोग बोलो। mgh। कितना आया? mgh। कितना आया? mgh। वेरी गुड, mgh। इसमें कितना आया था? फ्रेम ए में कितना आया था? क्या फ्रेम चेंज करने के बाद भी चेंज 2 पॉइंट का कांस्टेंट रहा? का क्या 2 पॉइंट का चेंज कांस्टेंट है क्या? इसका मतलब क्या है? क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम इंडिपेंडेंट होती है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? फ्रेम इंडिपेंडेंट। आइए एक नहीं दूसरा निकाल लेते हैं। ub माइनस यूसी करिए। 0 माइनस ऑफ माइनस mgh माइनस x। बेटा ये बन जाएगा mgh माइनस x। क्या फ्रेम ए में भी यही आया था? अरे जोर से बोलो।
पक्का यही आया था। आइए तीसरा पॉइंट क्या था, यूसी माइनस यूए। ये कितना आया था, देखो यूसी कितना है, माइनस एम जी एच माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस एम जी एच। अब देखिए ये माइनस एम जी एच, ये प्लस एम जी एच कैंसिल हो गया, बचेगा एम जी एक्स। देखिए यूसी माइनस यूए वही आया था। क्या दोनों फ्रेम में वही आया है? अच्छा, अगर मैं तीसरे फ्रेम में भी कर लूंगा तो मेरे को क्लैरिटी है कि सही है कि गलत है। थर्ड फ्रेम कौन सा है, सी वाला फ्रेम। तो अगर मैं फ्रेम सी देखूं तो यूए कितना होगा बोलो, रेफरेंस लाइन कहां लोगे, सी पर, तो कितना नीचे, माइनस एम जी एक्स। बी पॉइंट के लिए रेफरेंस लाइन से ऊपर जा रहे हो तो एम जी एच माइनस एक्स। सी पॉइंट का खुद देख लो, रेफरेंस लाइन चेंज करने से इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी कैसी हुई है, चेंज हुई है, लेकिन जो चेंज इन एनर्जी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। जैसे अगर मैं यहां भी यू बी माइनस यू ए निकालूं तो यू बी कितना है, एम जी एच माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस एम जी एक्स। आप सॉल्व करोगे तो ये एम जी एच ही बनेगा। अरे ये एम जी माइनस एम जी एक्स और ये प्लस एम जी एक्स कैंसिल आउट हो गए, बराबर है क्या? अरे बोलो, यू बी माइनस यू सी लिखो, एम जी एच माइनस एक्स माइनस जीरो। पहले कितना आया था, ये देखो वही मिल गया क्या? तीसरा यू सी माइनस यू ए, जीरो यूसी वाला, यूए है माइनस एम जी एक्स। क्या ये आ गया आपका एम डी एक्स? देखो पहले भी वही आया है। दिस क्वेश्चन रिप्रेजेंट्स दैट पोटेंशियल एनर्जी इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। फ्रेम डिपेंडेंट का मतलब रेफरेंस लाइन पे डिपेंड कर रहा है ना, एंड रेफरेंस लाइन इज आवर फ्रेम। अगर मैंने फ्रेम चेंज किया तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होती। समझ में आया क्या? छापिए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख पाओगे अभी? क्या लिखना है उसमें, कैसे पता करोगे बताओ? सबसे पहले तू पीटेगा बहुत तेज। 206 से 412 हो जाएगी हड्डियां। तो तुम उसकी आवाज सुन क्यों रहे हो? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए रेफरेंस लाइन चाहिए। सबसे पहले रेफरेंस लाइन लिखो और उस रेफरेंस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेनी है। उस रेफरेंस लाइन के ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे जाओगे तो पक्का याद रहेगा। ये बेसिक है तुम्हारा, इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट जो हम पढ़े हैं, यही कॉन्सेप्ट है एक। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फिर से सुन लो। रेफरेंस लाइन एक पॉइंट को मानते हैं, जिसको रेफरेंस लाइन मानेंगे वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएंगे तो प्लस एम जी एच, नीचे जाएंगे तो ठीक है। हमें कहाँ बोल रहा हूँ नहीं आ रहा है, तभी तो यहाँ बैठा है ना। आता है तुझे, लेकिन तू मस्ती करता है तो भूल जाता है। अब वो याद रहना चाहिए ना, लगातार जाना नहीं चाहिए, आ गया है तो इसलिए बैठा है। तो ग्रेविटेशनल के बाद दूसरे टाइप की जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है ये एनर्जी, किसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? हाँ, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से स्ट्रेच होके आती है एनर्जी। मतलब इसको हम बोल सकते हैं
एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, किसमें स्टोर करने की बात हो रही है? अब स्प्रिंग के बारे में आपको 2-3 चीजें क्या पता है? क्या आप जानते हैं नेचुरल लेंथ किसको बोलते हैं? स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ क्या होती है? इक्विलिब्रियम लेंथ क्या होती है? क्या आपको पता है? तो एनर्जी जो स्प्रिंग में स्टोर होती है उनकी बात हो रही है। तो स्प्रिंग कैसा होता है? देखो, मान लो ये एक दीवार है, इस दीवार पे मैंने यहाँ एक ब्लॉक रख दिया है जिसका मास कितना लिया मैंने? m। कितना मास लिया है? अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर देता हूं। कर दिया। अगर मैं ऐसे मान लो ये ब्लॉक ना लगाता तो भी स्प्रिंग यही रहती, पीछे तो होती नहीं। मैं ब्लॉक लगाऊंगा और खींच नहीं रहा हूं, खाली ब्लॉक फिट कर दिया। समझो, स्प्रिंग में एक हुक लगा है या ब्लॉक में एक हुक लगा है, उस हुक में स्प्रिंग जाके फंसा दिया, क्या खींच जाएगा क्या स्प्रिंग? जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर मैं ये ब्लॉक ना लगाऊं तो भी स्प्रिंग ऐसा ही रहेगा, इतना ही बड़ा। और इसमें मैंने ब्लॉक जोड़ दिया, ब्लॉक ऐड करने के बाद भी ये इतना ही बड़ा रहेगा। तो ब्लॉक ना लगाने तक जो स्प्रिंग की लेंथ रहती है उसको हम नेचुरल लेंथ बोलते हैं या अनस्ट्रेच्ड लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ब्लॉक ना लगाने तक ये वाली लेंथ थी, इसको अपन क्या बोलेंगे? नेचुरल लेंथ, या इसी को हम बोलेंगे अनस्ट्रेच्ड लेंथ। बराबर, नेचुरल लेंथ या फिर अनस्ट्रेच्ड लेंथ। अब मैं फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर और ऐसे खींचना चालू किया, क्या वो आगे जाएगा? अच्छा, अगर मैं फोर्स ना लगाऊं तो क्या यही रुका रहेगा ये? क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे नीचे लग रहा होगा इसका वेट mg, ऊपर लग रहा होगा kx, सॉरी नॉर्मल। और थैंक यू बताने के लिए यार। एन और mg दोनों बराबर है, तो इस पॉइंट पर ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स भी 0 है। ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स भी 0 है। तो जिस पॉइंट पर पूरे सिस्टम का नेट फोर्स 0 होता है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं? या इक्विलिब्रियम लेंथ। इस केस में यही लाइन है, तो इसमें यही किसके बराबर हो गया? इक्विलिब्रियम लेंथ के। किसके बराबर हुआ? लेकिन अब समझो ध्यान से, मान लो ये बेसिक से, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन जब तक आपको स्प्रिंग नहीं समझेगा आप आगे पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। अब मान लो कि मेरे पास एक स्प्रिंग यहां है, ये इसकी लेंथ है। ये कौन सी लेंथ है? अनस्ट्रेच्ड लेंथ या नेचुरल लेंथ, क्योंकि अभी मैंने कोई ब्लॉक नहीं लगाया, तो मैं NL से लिख रहा हूं। NL मतलब नेचुरल लेंथ। सोचो जैसे मैं यहां पे ब्लॉक, जैसे मैं यहां पर ब्लॉक लगाऊंगा क्या होगा? ब्लॉक लगाते हैं क्या नीचे आएगा? तो मैं जैसे ही ब्लॉक लगाऊंगा ये यहां नहीं रुकेगा, यहां कहीं जाके रुकेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये तो अपना नेचुरल लेंथ था, ये के इसका स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ये तो अपना नेचुरल लेंथ था। इस पॉइंट पे कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है। जैसे मैंने एक ब्लॉक लगाया, नीचे कितना फोर्स काम करने लगा? mg। तो mg क्या करेगा? ब्लॉक को नीचे लेके जाएगा। क्या करेगा? ब्लॉक को। तो mg अगर इस ब्लॉक को नीचे लेके जा रहा है तो भाई यहां पर तो ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है। जैसे ही mg इसको नीचे ले गया
स्प्रिंग क्या चाहता है, नेचुरल लेंथ में बने रहना। तो अगर ये ब्लॉक नीचे गया तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, ऊपर, लेकिन उसका फोर्स बहुत कम होगा, mg का फोर्स ज़्यादा, तो mg खींचता जाएगा। mg जितना इसको नेचुरल लेंथ से नीचे लेके आएगा, क्या kx उतना बढ़ना चालू होगा, मतलब mg तो एक बराबर ही रहेगा, लेकिन kx लगातार बढ़ता जाएगा। क्या एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जहां पर kx और mg दोनों बराबर हो जाए? हो सकता है कि नहीं हो सकता? मान लो ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इधर नीचे लग गया mg, ऊपर क्या लग गया, kx, और इस पॉइंट पर ये x हमारा ये होता है, समझा, kx और mg। अगर ये मेरा जो kx है वो mg के बराबर हो गया, इसका मतलब इस पॉइंट पर ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम लेंथ। क्या बोलेंगे? तो देयर आर टू लेंथ्स, नेचुरल लेंथ एंड इक्विलिब्रियम लेंथ। नेचुरल लेंथ बॉडी का अनस्ट्रेच्ड पोजीशन पे जो लेंथ होती है वो इक्विलिब्रियम लेंथ, जहां पर बॉडी का नेट फोर्स 0 होता है, जहां पर सिस्टम का नेट फोर्स 0 होता है। अब सवाल ये है, जो नेट फोर्स 0 हो रहा है सिस्टम का, वो कैसे हो रहा है? तो अगर हॉरिजॉन्टल रखा है तो नेचुरल लेंथ और इक्विलिब्रियम एक भी हो सकता है, लेकिन अगर वर्टिकल रखा है तो पक्का नेचुरल लेंथ और इक्विलिब्रियम लेंथ अलग अलग ही होंगे। क्या ये बात समझ में आई? ये बेसिक्स करके लिख लो, अब मैं एनर्जी पे बात करूंगा। तो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग। आपको पता होना चाहिए नेचुरल लेंथ क्या होती है और इक्विलिब्रियम लेंथ क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी एक भी हो सकते हैं और कभी कभी अलग भी हो सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बच्चों। अब समझते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या जानते हैं? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू ui माइनस uf, यही पढ़ा है ना। और कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ कौन होगा? स्प्रिंग फोर्स। कौन होगा? तो यार पहले वर्क डन बाय स्प्रिंग निकालेंगे तब आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला ये टॉपिक करने के लिए हम पढ़ते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग। क्या करने वाले हैं? वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो मान लो एक स्प्रिंग है, उसमें एक ब्लॉक लगाया गया M, उसको पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके चले गए हम, ऐसे फोर्स लगाए और कहां से कहां तक लेके चले गए? A से B तक। कहां से कहां लेके गए हम लोग? A से B। बेटा मैं ये मान रहा हूं कि ये जो स्प्रिंग थी, अगर मैं इसको खींचा ना होता फोर्स लगा के, तो बिना स्ट्रेच वाली लेंथ यहां रही होती। पॉसिबल है? और मैंने कहा कि यहां से ऑलरेडी कितने डिस्टेंस पे है? x1। कितने पर है? अगर मैं उसको x1 से x2 ले जाऊं, मुझे फोर्स लगाना ही पड़ेगा। यहां से छोड़ूंगा तो क्या होगा? क्या वापस धड़ाक से आएगा नेचुरल लेंथ पे? कहां आना चाहेगा वो? नेचुरल लेंथ पे। तो यार मैं ऐसा, अगर मैं यहां से छोड़ दूं, तो यहां से यहां छोड़ दिया, यहां ले जाके छोड़ दिया, ये वापस चला आया। मतलब जब मैं A पॉइंट से B पॉइंट पर लेके जा रहा था इसको, तो लेके जाने में मैं कुछ काम तो कर ही रहा होगा ना। जो मैं काम कर रहा हूं, क्या वो काम स्प्रिंग अपने अंदर इकट्ठा कर रही है? क्या वो काम स्प्रिंग अपने अंदर इकट्ठा कर रही है? सही बोल रहा हूं मैं? बोलो हाँ। तो जो स्प्रिंग अपने अंदर काम इकट्ठा कर रही है, वही तो हमें वापस भेज रही है। जो मैंने काम किया वो स्प्रिंग ने इकट्ठा कर लिया, वही उसकी एनर्जी बन गई। तो मैंने कितना काम किया वो तो निकाल लो पहले। मेरा सवाल इसमें यही है, यह सवाल समझो या फॉर्मूला समझो, याद रख लोगे अच्छा रहेगा। फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग इन मूविंग फ्रॉम A टू B। अच्छा भाई, स्प्रिंग वाला फोर्स कितना होता है?
क्या आपको ये पता है kx कितना फोर्स होता है? तो वर्क डन लिखोगे kx कैसा फोर्स है? वेरिएबल की कांस्टेंट? वेरिएबल। तो कैसे लिखना चाहिए वर्क डन? इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स। तो मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि नेचुरल लेंथ से मान लो मैं x गया, इस पॉइंट पे मेरी जब स्प्रिंग पहुंची होगी तो इस पॉइंट पे मेरा फोर्स किधर लग रहा होगा? कितना? kx। और यहां से जाना तो मुझे इधर है, मैं dx इधर चला गया, तो kx और dx के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिखूंगा वर्क डन को? इंटीग्रल ऑफ kx dx cos 180। बोलो सही लिखा मैंने? और मुझे कहां से कहां तक जाना है? पहले मेरा ब्लॉक कहां रखा है? नेचुरल लेंथ से कितनी दूरी पर है? नेचुरल लेंथ से कितनी दूरी पर है? x1। कितनी दूरी पर है? तो लोअर लिमिट कितना, अपर लिमिट कितना? तो वर्क डन क्या लिखूं? k बाहर माइनस बाहर, दिस इज x स्क्वायर बाई 2, x1 से लेके x2। तो क्या ये वर्क डन हो गया माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर? ये हमारा ना बच्चों, दिस इज बेसिकली वर्क डन बाय स्प्रिंग। क्या है ये? जोर से बोलो, क्या है ये? ठीक। अब यहां अगर मैं ये बोल दूं कि x1 की वैल्यू 0 है एंड x2 इज x, x1 0 का मतलब ये है कि स्प्रिंग इज एट इनिशियल लेंथ, या नेचुरल लेंथ लिख दो, दोनों एक ही बात है। इनिशियली क्या मतलब है इसका? स्प्रिंग पहले कैसे है? नेचुरल लेंथ पे। तो u क्या, वर्क डन क्या बनेगा बेटा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। x2 की वैल्यू x मान लिया मैंने। इस फॉर्मूले में याद रखना है कि x1 एंड x2 आर टेकन फ्रॉम नेचुरल लेंथ। तो आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले नेचुरल लेंथ ढूंढना आना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? नेचुरल लेंथ कहां बन रहा है, नेचुरल लेंथ ढूंढना आना चाहिए। दूसरा जो आप काम करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो स्प्रिंग है इसका वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है। वर्क डन बाय स्प्रिंग इज ऑलवेज नेगेटिव। और ये जो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर है ये तब लगाएंगे जब स्प्रिंग पहले कहां रखा हो? नेचुरल लेंथ पे। कहां रखा हो? नेचुरल लेंथ पे। समझ में आया क्या? यार मुझे निकालना क्या था? क्या निकालना था? मैंने एनर्जी पढ़ रहे हो ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। क्या निकालना था? मैंने क्या निकाल दिया? तो क्या एनर्जी निकल जा सकती है अभी? कैसे? इसका दूसरा पार्ट, एपिसोड नंबर 2। सेकेंड एपिसोड में हम पढ़ते हैं वी नो दैट u initial माइनस u final इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जानते हो ना? और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स आया कितना? माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। दिस इज बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर भी अगर मैं ऐसा बोल दूं कि इफ x1 इज 0, मतलब पहले स्प्रिंग कहां है? अरे बोलो कहां है?
वही नेचुरल लेंथ पे याद रखो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है। नेचुरल लेंथ पे कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी? जीरो। एंड अगर मैं x2 को x बोल दूं बच्चों, तो u फाइनल को मैं u बोल देता हूं। देयरफॉर यहां से आपको मिलेगा, देखो 0 माइनस u इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। जरा देख लो बच्चों, u की वैल्यू क्या आ रही है? क्या हाफ के एक्स स्क्वायर आ रही है? अरे यार वर्कडन भी तो यही आया था, लेकिन खाली एक फर्क था। क्या फर्क है वर्कडन में? वो नेगेटिव है। और ये वर्कडन कैसा, एनर्जी कैसी आई है? ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। वही लिखा मैंने, वर्कडन बाय स्प्रिंग इज ऑलवेज, बट वर्कडन बाय सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग विल ऑलवेज बी, दिस इज ऑल अबाउट योर स्प्रिंग का कांस्टेंट। वो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखो। हम 99.9% सवालों में हम ये मान के चलते हैं कि नेचुरल लेंथ पे ही पहले ऑब्जेक्ट रखा है। मतलब मुझसे अगर वर्कडन पूछा और कुछ बोला नहीं है तो मैं माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर लगाऊंगा। वर्कडन पूछा और कुछ बोला नहीं है तो क्या लगाऊंगा मैं? हाँ, स्प्रिंग रहना चाहिए। दूसरा, अगर एनर्जी पूछेगी तो मैं हाफ के एक्स स्क्वायर लगाऊंगा। ठीक है क्या? लिखो। चलो, तो ये हमारा हुआ एनर्जी। हमने एनर्जी के दो पार्ट पढ़े। एक तो पढ़ा एमजीएच वाले में हम क्या सबसे पहले क्या ढूंढते। सुन लो, मजा नहीं आ रहा है मुझे, सब कोई नहीं पढ़ रहा है क्या? बताओ क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? बोलो जल्दी, क्या डिफाइन कर? सबसे पहले क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? रेफरेंस लाइन पे क्या जीरो होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। रेफरेंस लाइन से ऊपर गए तो कितना? mg इंटू हाइट। नीचे गए तो, और वर्कडन बाय स्प्रिंग क्या होता है? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। x2 x1 में ध्यान रखो, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। या ये कब होता है? जब x इनिशियल जीरो हो, मतलब स्प्रिंग पहले कहाँ हो? नेचुरल लेंथ पे। अगर स्प्रिंग पहले नेचुरल लेंथ पे नहीं है तो माइनस हाफ के इन ब्रैकेट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होती है? या हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। क्योंकि जो माइनस लगा हुआ है बाहर, वो अंदर जाएगा तो x2 x1 को इंटरचेंज कर देगा। सही बात है ना? कोई दिक्कत? आगे चलूं मैं? कोई दिक्कत? मान लो एक स्प्रिंग है। अब सुन लेना, ये सवाल करके दिखा दो। K की वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर। यहां इसका नेचुरल लेंथ है, ये 2 मीटर यहां से एक्सटेंडेड है पहले से। और यहां से मैं 2 आगे ले गया, यहां पहुंचा दिया। 1 kg है ये। और मैं पूछ रहा हूं, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन मूविंग फ्रॉम A to B। बताइए जल्दी, A से B जाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी आप स्टोर करेंगे, ये आपको बताना है। ऐसा आएगा ना, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो हम ऐसे लिखते हैं, U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल टू माइनस हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने। U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू 100। यही था? कोई दिक्कत? ओके। इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। करेक्ट? तो ये कितना आ गया? कितने लोग सही है? कितने लोग सही है? बस 2 3 4 लोग, 5 6। जितने लोग ये सही किए सब गलत हैं।
दूसरे में पूरा ना बोलूं, आप लिखा मत, आप ऐसा ऊपर मुंडी में कहो मेरा गलत हो गया है, ये सब गलत है। अब आप अपनी अपनी गलतियां पहचानो। उसने बोला है x1 एंड x2 आर टेकन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ, मारो इसको x1। हे प्रभु, आप क्या बोलूं? प्रभु ने बोलूं तो क्या बोलूं? क्या हो गया? हाँ, प्रभु है वो। हाँ, तो ये गलत इसलिए है क्योंकि x1 एंड x2 आर टेकन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। भाई नेचुरल लेंथ तो यहां है ना, तो ये x2 होगा तुम्हारा, x2 इज 4। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसे लिखोगे ui माइनस uf इज इक्वल टू माइनस ऑफ k की वैल्यू 100, ठीक है, 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ui माइनस uf इज इक्वल टू माइनस 50 इंटू 12 माइनस 600 जूल। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आती है, आपने लिखा क्या है माइनस 600, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब हमने यहां पर ये जो लिखा है ना, ध्यान से देखो। अच्छा तुम लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए यहां मैं थोड़ा अपडेट कर दूंगा। ये पॉइंट पे जो ये लिखा है मैंने, ये ui माइनस uf लिखा है, इनिशियल माइनस फाइनल, जबकि वैल्यू क्या होती है फाइनल माइनस, हाँ मतलब इसको ऐसे लिखना पड़ेगा uf माइनस ui, ये तब बनेगा जब यहां से माइनस कॉमन लोगे, तो ये माइनस और माइनस हट जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसलिए मैंने तुम्हें यहां दिया ये टाइम पास कि आप ये सोचो कहां वो जीरो बहुत आसानी से आता है, वो जीरो इसका आंसर नहीं है, वो लिख के गलत काटो क्यों नहीं है, क्योंकि बोलना x1 एंड x2 आर टेकन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ ओनली। तो फिर खा लिया तो अक्षर है क्या? हाँ तो वही तो दिक्कत है ना। यहां मैंने देखा है खाना ही खा रहे, तो ढक्कन प्लास्टिक ये सब भी खा रहा है। मैं एक टारगेट बना के आया हूं कि मुझे आज इतना पढ़ाना है। अब आप लेट करेंगे तो मैं 5:30 तक भी पढ़ा सकता हूं और 6 भी बजा दूंगा। देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, घर ही जाना है इसके बाद। क्या 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 मुझसे पूछो, क्या हो गया? ए पॉइंट जो है 1 kg ब्लॉक का वो 2 मीटर पे है, वहां से 2 और आगे ले गया, समझा? तो जो फाइनल पॉइंट हुआ वो नेचुरल लेंथ से कितनी दूर हुआ? नेचुरल लेंथ से फाइनल पॉइंट कितनी दूर हुआ? 4। और इनिशियल पॉइंट कितनी दूर हुआ? वही लिखा है x1 x2 आर टेकन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ अभी लिखवाया ना मैंने, तो नेचुरल लेंथ ढूंढो, वहीं से x1 x2 आएगा, कहीं से भी नहीं उठा के रख देते ना। आगे बढ़े, लिख लिया सब लोग? विराज तुम्हारी कंपनी लिख चुकी है, डी कंपनी लिखी सब? तुमने लिखा है, तुम्हारी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। पीछे तुम्हारा रेंज बहुत बड़ा। अब से अगर कोई नहीं लिखेगा दोनों बेंच पे विराज पीटेगा। 2 दिन विराज का नंबर है और 2 दिन आपका आर्यन।
2 दिन किसी और को इसको पकड़ लेता हूं मैं। तुझे सादा बोलते हो? सब क्या है यहाँ पे नॉनवेज बोलते हैं। चलो, और अगर आप अगर सियार के हुए की आवाज निकालना, सियार ही बना दूंगा मैं, मार मार के, पहले बता रहा हूं। और कौन निकला बता दे तू मुझे। पक्का? खाओ मम्मी कसम, मम्मी कसम खा लेना, झूठ मत बोलना, मम्मी कसम झूठ मत खाना। बताओ कौन था? हाँ नहीं मैंने बोला है। किसने बोला? मुझे नहीं पता किसने बोला। तुम बोलो। मम्मी का मुझे तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, किसने बोला था? मम्मी को पता है। वो पीछे कौन? तुम खाओ मम्मी कसम। विराज, तुम्हें नहीं पता कि कौन बोला इसके अलावा? पता है ना? अबे तो खा कसम, वहाँ का सब बोले। अबे तो दोनों की थी ना? अबे इसके ना। अच्छा चलो, अब ये हमने एनर्जी निकालना सीख लिया। एनर्जी सुन लो, अभी अब मस्ती खत्म करो। एनर्जी हम पढ़ रहे थे, काइनेटिक पढ़े, पोटेंशियल में 2 टाइप होते, दोनों पढ़ लिया हम लोगों ने। अब उसके आगे बढ़ते। हमें कभी एनर्जी से सवाल नहीं पूछेगा कि बताओ पोटेंशियल कितना है, बताओ काइनेटिक कितना है, बताओ एनर्जी कितनी स्प्रिंग में स्टोर हुई। ये सवाल नहीं पूछते। इन सबको मिक्स करके एक कॉमन टाइप बनाते हैं और वहां से सवाल बनता है। उस कॉमन टाइप को नाम देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं? और हम लोगों ने लिख लिया था ना, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिखा है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है जरा ध्यान से देख लेना, और इसके सामने ना 2 स्टार 3 स्टार जो भी बनाना है बना लेना। इस चैप्टर की जान यही है। मतलब अगर आपको ये एनर्जी कंजर्वेशन नहीं आया तो आप समझ लीजिए फिजिक्स के 50% चीजें आप मिस कर गए। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना नहीं आया तो आप 40% मिस करते हो। आपको वर्क डन नहीं आया तो आप 80 to 90% फिजिक्स मिस कर जाओगे। इसलिए वर्क डन और एनर्जी आपको आना चाहिए, हर चैप्टर में काम आएगा इनका। वर्क डन निकालना सीख गए, F.S इंटू कॉस थीटा, वेरिएबल में कैसे निकालते हैं। और एनर्जी क्या होती है, वर्क डन आ गया तो एनर्जी लिखनी आ गई ना। कंजर्वेटिव फोर्स ढूंढ लो, उस कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होता है, UI माइनस UF। क्या होता है? बस खत्म। अब आगे देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या करता है। ये अपने को बहुत एक काम का डेटा देता है। वो डेटा क्या है देखो, ये कहता है कि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, मैं C लिख दे रहा हूं, आप समझ लेना। C मतलब कंजर्वेटिव, C मतलब, और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं? ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी हम 3 ही पढ़ रहे हैं। नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन, रेसिस्टिव फोर्स या विस्कस फोर्स या कोई भी ड्रैग फोर्स, प्लस अगर ऐसा कोई फोर्स जिसके बारे में आपको पता ही ना हो कि वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, अदर फोर्सेस, प्लस सूडो फोर्सेस। सूडो फोर्स इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। इट मीन्स व्हाट, ये कहना चाह रहा है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या कहना चाह रहा है ये, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं उन सारे फोर्सेस का वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये किसके बराबर होता है। और मैंने इसी को आगे एक्सप्लेन किया। तो सारे फोर्सेस में मैंने फोर्सेस को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। तो एक फोर्स मिला कंजर्वेटिव, एक मिला नॉन कंजर्वेटिव, एक मिला अदर और एक मिला सूडो। इन सारे फोर्सेस का वर्क डन लिखा तो किसके बराबर, डेल्टा K का मतलब फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। मैं यहाँ इसके क्या हो, मैं यहाँ कुछ डेराइव कर रहा हूँ, ध्यान से देखना तुम्हें मजा आ जाएगा।
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ही तो होता है माइनस डेल्टा यू, अभी पीछे पढ़ा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? माइनस डेल्टा यू। तो क्या मैं ऐसे लिखूं माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। या मैं ऐसे लिखूं नॉन कंजर्वेटिव अदर और सूडो, क्या इधर आएगा तो ये प्लस डेल्टा यू बन जाएगा, बोलो हाँ। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं वर्क डन बाय अदर फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो, जैसे लिखा है वैसे ही लिखा नहीं दे रहा हूं मैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यू एफ माइनस यू आई प्लस के एफ माइनस के आई। क्या किया मैंने? डेल्टा यू को फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया। अच्छा आगे थोड़ा ऐसे लिखूं वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय अदर फोर्स प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स, और इसको अगर ऐसा लिखूं यू एफ प्लस के एफ माइनस यू आई प्लस के आई, लिख सकता हूं क्या मैं? दिस इज व्हाट एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है ये? एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी एंड थ्योरम। अब इस वर्क एनर्जी थ्योरम में एक चीज आपको याद रखनी है, वेयर U is potential energy due to all conservative forces। मतलब यहां जो U है ना, अगर स्प्रिंग लगा तो स्प्रिंग का भी लिखना होगा, ग्रेविटी लगा तो ग्रेविटी का भी। जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स हैं सबकी पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा आपको? जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स है सबकी पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहीं पर है कि अगर मैं इस क्वेश्चन में ऐसा बोल दूं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग ही नहीं रहा है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई ड्रैग फोर्स नहीं है, और मैं बोल दूं कोई अदर फोर्स भी नहीं है, और मैं बोल दूं कोई सूडो फोर्स भी नहीं है, मतलब ये मैं बोल सकता हूं क्या? देखो कंजर्वेटिव फोर्स तो एमजी तो हमेशा लग रहा है, बिना कंजर्वेटिव फोर्स के कोई भी बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, तो कंजर्वेटिव फोर्स तो हमेशा लग रहा है। लेकिन मैं मान लिया कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई अदर फोर्सेस नहीं और कोई सूडो फोर्स नहीं है। अगर ये सारे नहीं है तो क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा 0 0 0 इज इक्वल टू यू एफ प्लस के एफ माइनस यू आई प्लस के आई, या मैं इसी को लिख दूं यू एफ प्लस के एफ इज इक्वल टू यू आई प्लस के आई। ये कहीं पढ़ा हुआ है क्या? व्हाट इज दिस? मन बुद्धियों कभी नहीं पढ़ा। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। 9th में नहीं था? ऐसा हो नहीं सकता कि ना हो। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब आगे देखिए, हाँ लेकिन ये तब होगा जब कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एक्टिंग ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। उसी का छोटा भाई कौन है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये तब एप्लीकेबल है जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अदर फोर्स और सूडो फोर्स काम ना कर रहे हो। आई बात गई समझ में?
आई बात गई समझ में ना? अब आवाज तो नहीं निकाल रहे हो? चलो लिख जाओ तो चले आगे, आ जाओ। तो ये हुआ अपना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आज का लेक्चर जो बचा हुआ है ये, और आने वाला लेक्चर पूरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर क्वेश्चन सॉल्विंग होगा, क्योंकि जैसे ये खत्म हुआ 2 और लेक्चर ये टॉपिक खत्म। सबसे मेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। मैं बिल्कुल बेसिक सवाल से स्टार्ट करता हूं। मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से Hi2 पर एक ब्लॉक और यहां से ये रिलीज किया गया। आप जानते हैं इसको बाकी मेथड से करना, लेकिन मैं इसको करवाना चाहता हूं कि आप इस सवाल को करिए वर्क एनर्जी थ्योरम वाले मेथड से। तो मैं पूछूं फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन it reaches the ground using work energy theorem। देखो ये सवाल मैं कैसे करूंगा बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम से। अच्छा ये बताओ, जब यहां से इस ब्लॉक को छोड़ोगे, बस आवाज को देखो, इस ब्लॉक को यहां से छोड़ोगे तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? क्या और कोई फोर्स है? कौन सा फोर्स? खाली mg काम कर रहा है। और mg कैसा फोर्स होता है? कैसा फोर्स होता है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, सिंस ओनली कंजर्वेटिव फोर्स is acting, therefore क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, u initial प्लस k initial is equal to u final प्लस, ये कहां से आया? तो यहां से। ये देखो ये लिखा है ना, भाई ओनली व्हेन कंजर्वेटिव फोर्स आर एक्टिंग, तो कंजर्वेटिव फोर्स ही काम कर रहा है। अब जो यहाँ पे u लिखोगे, ये u किसकी वजह से आएगा? कितने कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं इसमें? 1 2 की 10? कौन? mg। mg मतलब ग्रेविटी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कौन सी आएगी? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हो? एक पॉइंट को रेफरेंस लाइन मानना पड़ता है। तुम किसी को मान लो, मैं इसको मान लेता हूं, तुम्हारी वजह तुम ऊपर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैंने इसको मान लिया तो इनिशियल पॉइंट तो ये है ना जहां से ब्लॉक चला है, उसकी एनर्जी कितनी है? और काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 की रिलीज किया मैंने। जब यहां पहुंचेगा फाइनली u 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? m ने m को मान डाला, v की वैल्यू आ गई √2gh। खत्म। नहीं समझा? सबको समझा? ठीक है ना? बता देना भाई, बहुत ध्यान से देख रहे थे, मैं डर गया। ओ सब ठीक है। ऐसे देखो मैं क्या गलती निकालेगा क्या ये इसमें? आ जाओ। और सवाल? ये नोट करो जरा, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। चलिए
पहला नोट को दूसरा सॉल्व करो। क्या हो गया विराज, तबीयत नहीं ठीक है क्या? सू क्यों कर रहे हो? जुकाम उखाम हो गया क्या बैठे बैठे? भाई मुझे लगा हो गया हो, तो मैं दवाई है मेरे पास, 2 थप्पड़ मिलेगा तो सब दवाई ठीक हो जाती है। मेरा लेक्चर अभी एक और है इस वीक में, कल परसों फ्राइडे को 2:30 से। इस वीक में मैं सुबह तो ले ही नहीं सकता, मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, तो मैं सुबह नहीं ले पाता लेक्चर अभी। आया ये सवाल? अब मत करना, पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप है। देखो इस पे कौन सा फोर्स काम कर रहा है? mg। कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव क्या है? कंजर्वेटिव। और कोई फोर्स है क्या? तो क्या खाली कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है? ये लाइन यहां पर भी लिख सकते हो क्या? तो लिख दिया तो क्या बन जाएगा? u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस। ये बहुत काम की चीज है, आपका कैलकुलेशन बहुत आसान करती है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो इनिशियल फाइनल हमें चाहिए, मतलब किसके लिए लिख रहे हो? mg के लिए। क्या चाहिए होगा? सबसे पहले रेफरेंस लाइन कहीं भी ले सकते हो क्या? मैंने यहां ले लिया। इनिशियली कितनी हाइट पे है ये? 10 मीटर। तो क्या ये बन जाएगा m इंटू 10 इंटू 10, k इनिशियल 0, u फाइनल 0 हो गया, ये हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। खत्म। v स्क्वायर इज 200, v इज रूट ओवर 200 मीटर पर सेकेंड, या v इज 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। 1.4 किया तो 14 किसको आया था? कैसे आया था? 9.8 लिया था क्या? तो मैं यही रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस मेथड से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। काइनेमेटिक्स लगा के आंसर दे दो सर 14। क्या बताऊं? तो सही है, 14 इससे भी आया ना, लेकिन काइनेमेटिक्स से आंसर दो ना। चलो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में इसके आगे करते हैं। जाइए, बाय।